सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक। फिर आ चुका हूँ एक नए सफ़र के साथ और अभी हूँ मैं मुंबई एयरपोर्ट पे। जी हाँ, मैं हूँ अभी मुंबई एयरपोर्ट पे और मैं फिर एक बार जा रहा हूँ यूरोप। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, मैं वापस यूरोप जा रहा हूँ। और 2021 में मैं गया था यूरोप में सर्बिया, और 2022 में मैं जा रहा हूँ क्रोशिया। क्रोशिया एक प्रॉपर यूरोप कंट्री है और ये प्लान मैंने एक्चुअली दुबई जाने से पहले किया था, बट इसका वीज़ा का जैसे ही मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया और पता चला तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा टाइम जाता है इसके वीज़ा को। तो मैंने सोचा कि चलो पहले दुबई का वीज़ा ही हम अप्लाई कर लेते। तो दुबई जाके आ गया मैं। उसके बाद मैंने क्रोशिया का वीज़ा अप्लाई किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि क्रोशिया का वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो क्रोशिया वीज़ा के लिए आपको VFX ग्लोबल करके एक कंपनी है जो क्रोशिया का वीज़ा करती है और ये सभी शहरों में उपलब्ध है। जैसे कि मैं मुंबई रहता हूँ तो मुंबई में महालक्ष्मी में है, ऐसे दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर हर जगह होगा। आप गूगल कर लेना तो आपको मिल जाएगा। तो आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो बहुत सारे और भी कंट्री के ये कंपनी वीज़ा करती है, बट आप क्रोशिया डालोगे तो आपको आएगा कि अगर आपको डी वीज़ा चाहिए तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको अगर टूरिस्ट वीज़ा करना है तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें लगते हैं। और आपको अगर डिटेल में चाहिए तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, तो आपको मैं डिटेल में बता दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट के बाद आपको इनके ऑफिस जाना पड़ता है। और लाइक जैसे कि शॉर्ट टर्म वीज़ा वो होता है टूरिस्ट वीज़ा, उसका कुछ 8,500 रुपये चार्ज है। और एक होता है लॉन्ग टर्म वीज़ा जो होता है डी वीज़ा, उसका कुछ 11,500 रुपये चार्ज है। और मैंने कुछ 11,800 रुपये कुछ पे किया था, बिकॉज मैं डी वीज़ा पे जा रहा हूँ। तो डी वीज़ा उनके लिए होता है कि एक बिज़नेस होता है, एक एम्प्लॉयमेंट होता है और स्टूडेंट के लिए होता है। तो मैं एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ। जी हाँ, मैं एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए जा रहा हूँ। तो मैं घूमूंगा भी, काम भी करूँगा, बहुत सारी चीज़ें, और नेबर कंट्रीज़ है बहुत सारी, वहाँ भी घूमने का मौका मिलेगा, इसीलिए मैंने ये वाला रिस्क लिया है। तो देखते हैं, बड़ा एडवेंचर सफ़र रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने कोई एजेंट की हेल्प नहीं ली है इसमें। ये मैंने खुद, और मेरा एक फ्रेंड है जो क्रोशिया में रहता है, उन्होंने मुझे बहुत सारी हेल्प की है। तो उनकी वजह से ही मैं एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जा पा रहा हूँ। तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाने का मेरा रीज़न ये था कि मैं TRC से बहुत सारी नेबर कंट्रीज़, जैसे पूरा यूरोप, जैसे हंगरी है, रोमानिया है, सर्बिया है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है, मैं वो TRC कार्ड से घूम सकता हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो हम जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा से ही जाते हैं, यानी कि डी वीज़ा से। ये फ़्लाइट मुझे 42,000 की पड़ी थी। जैसे ही आप क्रोशिया का वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको एक डमी टिकट देना पड़ता है, और गलती से मैंने जो डमी टिकट बनाई थी वो 28 फरवरी की बनाई थी। तो मुझे वीज़ा जब आया तो उसमें भी 28 तारीख की ही डेट दी गई थी। तो बीच में लाइक 10 दिन पहले ही मेरा वीज़ा आ गया। तो मैं 10 दिन में सोचा क्या करूँगा, तो मैं करतारपुर चले गया था। आपने अगर मेरा वीडियो ना देखा हो तो आप बिल्कुल देखना, बड़ा ही मज़ा आया हमारे भाइयों को मिल के। तो मैं आपको बताता हूँ कि एयरपोर्ट में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो जब बोर्डिंग कर रहा था तो लोग ने सिर्फ RT-PCR मेरा टेस्ट मांगा और वैक्सीन सर्टिफिकेट मांगा, और मुझे पूछा कि आप किस लिए जा रहे हो। तो मैंने बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। उसके बाद सिक्योरिटी चेक हुआ मेरा, और इमिग्रेशन के टाइम जस्ट उन्होंने मुझे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। मैंने सिर्फ क्रोशिया जा रहा हूँ, और उन्होंने और कुछ नहीं पूछा और स्टैम्प करके मुझे दे दिया। और मैं फिर यहाँ पे आया। अब मेरी फ़्लाइट का मैं वेट कर रहा हूँ। तो ओवरऑल मेरा फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आया, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछे गए। मुझे लगा था कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे। तो मैं हर चीज़ का फिज़िकल कॉपी लेके आया था, जैसे कि मेरा वर्क परमिट हो गया, मैं कहाँ रहना है उसका मैं एक पेपर लेटर था मेरे पास, मेरा कॉन्ट्रैक्ट पेपर था, सब कुछ मैं लेके आया था। पर कुछ पूछा नहीं, 2-3 चीज़ नॉर्मल थी वो पूछी और मुझे छोड़ दिया गया। तो मैं आपको अभी यहाँ से लेके जाऊँगा दुबई। इन बिटवीन कुछ हुआ तो मैं आपको अपडेट करूँगा, और दुबई में भी देखते कि कुछ क्वेश्चन होते हैं तो मैं आपको भी बताऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्रोशिया का जर्नी। तो भाई अभी जस्ट मैं दुबई पहुंचा हूँ। तो दुबई में टर्मिनल 1 पे था, फिर वहाँ से बस लेके टर्मिनल 3 पे आया हूँ। तो यहाँ से मेरी फ़्लाइट है क्रोशिया की, ज़ाग्रेब की। तो मुझे
टर्मिनल 1 से यहाँ पे आने को कम से कम 45 मिनट्स लगे। तो ध्यान देना क्योंकि मेरी फ़्लाइट आधा घंटा लेट थी, बट मैं कैसे ना कैसे करके बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरी फ़्लाइट है, ऐसा है। तो मुझे उन्होंने एक बस में बिठा के यहाँ पे टर्मिनल में 3 में छोड़ दिया और यहाँ पे आके देखता हूँ तो यहाँ पे भी फ़्लाइट लेट है। तो बस अभी जस्ट बैठा हूँ। दुबई में कुछ चेकिंग नहीं हुआ, ना कोई RTP से रिपोर्ट मांगा है, कुछ नहीं हुआ। जस्ट बोर्डिंग पास लेके मैं आया था जो मुंबई से, वही चेक कर रहे हैं और कुछ रिपोर्ट्स कुछ चेक नहीं हुआ, ना कोई क्वेश्चन हुआ अभी तक। और अभी तक का सफ़र काफ़ी सुहाना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फ़्लाइट में भी अच्छा एक्सपीरियंस था। फ़्लाइट दुबई इसलिए मैंने बुक किया कि यही एक वे है क्रोएशिया जाने का, बिकॉज मैं अगर टर्की से जाता तो इस्तांबुल होके जाना पड़ता और मैं देख रहा था कि वीज़ा लेना पड़ता कि नहीं। उसके लिए भी मैंने एम्बेसी को कॉल लगाया था, फ़्लाइट को भी ट्राई करा था कॉल लगाने का, पर किसी से बात नहीं हो पा रही थी। इसलिए मैंने फ़्लाई दुबई सिलेक्ट किया कि दुबई तो सबके लिए खुला है, जब तक एक्सपो है तब तक तो खुला है। इसलिए मैंने दुबई वाला रूट सिलेक्ट किया। नहीं तो मैं सोचा था कि इस्तांबुल जाऊँगा तो वो वाली फ़्लाइट में मुझे 30 किलो वेट अलाउ था, इसमें 20 के अलाउ था। बट कैसे ना कैसे करके मैंने मैनेज कर लिया। तो जो मेरा बैकपैक है उसमें मैंने 10 किलो वेट डाल दिया था, बाकी सब में मैंने 10-10 किलो करके 2 बैग डाले, टोटल 3 बैग लेके मैं आया था। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया। तो दुबई में जब आप आओगे तो आपको क्रोएशिया कुछ लेके जाना हो, जैसे कि लिक्कर हो, जैसे कि मैंने लिक्कर लिया था तो 1 लीटर लिक्कर ही अलाउ है, उससे ज़्यादा अलाउ नहीं है। अब मैं सोचा कि 2 बोतल लेके जाता हूँ। तो मैंने वहाँ पे पूछा कि आप श्योर हो क्या कि 2 बोतल लेके जा सकता हूँ, नहीं कि उन्होंने चेक किया सिर्फ 1 लीटर ही मैं अल्कोहल क्रोएशिया लेके जा पाऊँगा। तो मैंने एक बॉटल ले लिया अल्कोहल की और अभी यहाँ पे बैठा हूँ, बस वेट कर रहा हूँ कि फ़्लाइट बोर्ड स्टार्ट हो जाए तो फिर आगे जाएंगे। तो गाइस अभी जस्ट बोर्डिंग हुआ ज़ाग्रेब का, तो मैं सो गया था एक्चुअली। तो लास्ट कॉल फाइनल कॉल कर रहे थे, तो मेरे से कान में आवाज़ आया तो मैं उड़ गया। तो यहाँ पे उन लोगों ने मुझे मेरा वीज़ा चेक किया। वो लोगों ने पूछा कि आप क्यों जा रहे हो, कहाँ पे आपको जॉब मिला है और आप क्या करने जा रहे हो। 3-4 क्वेश्चन पूछे, फिर बोला कि अपना चश्मा निकालिए, मास्क निकालिए। और फिर मेरा वीज़ा देखा प्रॉपर। लोग ने ऐसा नाखून से देख रहे थे कि कहीं गलत तो नहीं है, फ्रॉड वाला तो नहीं है। उसके बाद फिर मुझे चेक करने के बाद फिर मुझे एंट्री दिया अंदर जाने का। तो अभी 6.5 घंटे की फ़्लाइट है और सोया नहीं हूँ मैं। मुंबई से जो फ़्लाइट ली थी उसमें भी कम सोने मिला था, तो आई होप इसमें सोने मिल जाए। तो ये बस है, तो ये बस अभी लेके जाएगी मेरी जहाँ पे फ़्लाइट है वहाँ पे मुझे लेके जाएगी। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप दुबई में ट्रैवल करो, अगर आपका टर्मिनल 1 से 3 पे जाना है तो हमेशा टाइम पे पहुँचना, लेट मत करना, क्योंकि कम से कम 45 मिनट लगते हैं 1 से 3 पे जाने को। अगर आपको टाइम पे बस मिल गया तो हमेशा याद रखना। और हो सके तो 3 से 4 घंटे का बफर रखना। अगर आप फ़्लाइट बुक करते हो दुबई से तो हमेशा 3 से 4 घंटे का बफर रखना। जैसे मेरा 3 घंटे का टाइम का बफर था, वैसे आप भी 3 घंटे का टाइम का बफर रखना, नहीं तो फिर फ़्लाइट मिस होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि मेरा फाइनल कॉल था, एक्चुअली मैं सो गया था तो मुझे सोया नहीं था फ़्लाइट में ठीक से मुंबई की। तो अभी मैं सो के जैसे कान में आवाज़ आया फाइनल कॉल, तो जैसे देखा तो उन्होंने मेरा सब डॉक्यूमेंट चेक किया और मुझे फिर जाने दिया। लेग स्पेस हमेशा बहुत कम होता है फ्लाई दुबई का, इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, कंफर्टेबल होता है। और पूरी पैक है मेरी आज की फ़्लाइट। हेलो गाइस, वेलकम टू क्रोएशिया। और मैं पहुंच चुका हूं मेरे अपार्टमेंट में ज़ाग्रेब में। और ज़ाग्रेब से ये कुछ सिटी सेंटर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। और फाइनली मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। इमिग्रेशन के टाइम मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज थोड़ा दिक्कत हो गया था और मेरा बैटरी भी डाउन हो गया था और थोड़ा मगजमारी हो गया था, क्योंकि लोग आधे घंटे से मुझे सिर्फ रुका के रखा था, ना मुझसे कुछ पूछ रहे, सिर्फ लोग आपस में कुछ बात कर रहे अपनी लैंग्वेज में जो थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी। लोग मेरे वर्क परमिट को लेके कुछ तो बात कर रहे थे कि इसको वर्क परमिट कैसे मिला, कुछ बात करे जो मुझे समझ नहीं पे थोड़ी थोड़ी समझ आई। तो फाइनली लोग ने फिर जो मेरे वर्क परमिट पे नंबर थे, जो कॉन्टैक्ट नंबर थे, उस पर लोग ने कॉल करके लोग से अप्रूवल लिया। फिर जो मेरे बॉस है जो यहाँ पे है उनको उन्होंने कॉल करके बोला, तब जाके उन्होंने मुझे स्टैम्प दिया। तो इजीली स्टैम्प मिल गया। बस ये था कि कुछ तो इशू था, आई डोंट नो क्या पेपर में मिस्टेक था, कुछ तो मिस्टेक था। तो उसके लिए मुझे आधा घंटा होल्ड पे रखा और मेरे पीछे बहुत लोग थे, इंडियन थे, नेपाली थे और भी लोग थे। तो सबको प्रॉपर क्वेश्चन करते थे लोग कि क्या करने आए हो। मुझे तो कुछ क्वेश्चन तो किया नहीं, आप क्यों आए हो,
तो बस लोग ने मुझे बोला कि गिव मी डॉक्यूमेंट, तो मैंने अपने डॉक्यूमेंट सब दे दिए, वर्क परमिट दे दिया, जहाँ पर रहने वाला हूँ, ये एरिया का एड्रेस मैंने दे दिया उनको, और बॉस के नंबर भी सब दे दिए थे, मैंने शेयर कर दिए थे। तो लोगों ने 3-4 जगह कॉल लगा, पुलिस में वेरिफिकेशन किया और फिर मुझे स्टैम्प दे दिया, तो मैं आ गया। तो फिलहाल मैं हूँ जागरेब, नोवी जागरेब में हूँ, जो सिटी सेंटर से 7 किलोमीटर की दूरी पे। तो यहाँ पे हूँ, ये है मेरा अपार्टमेंट। तो फिलहाल मैंने बैग यहीं पे रखा है और बस, तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करेगा आपके फ्यूचर के ट्रैवलिंग में। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। अब तो बहुत सारी वीडियो बनानी है क्योंकि अब यहाँ पे लंबा रहने का प्लान है। तो जल्दी ही मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप घर पे रहना, सेफ रहना और दुआ में याद रखना।